All right, so let us start today's session with a quick revision of Gauss law. तो थोड़ा फास्ट रिवीजन होगा गॉस लॉ का. तो इफ यू रिमेम्बर हमने लास्ट सेशन में गॉस लॉ डिराइव किया था एंड आई एम प्रीटी श्योर बाय नाउ यू नो व्हाट इज गॉस लॉ. तो गॉस लॉ टेल्स यू द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी closed surface, Gaussian surface, is equal to charge enclosed by epsilon 0, right? और अगर आपको याद होगा तो by definition total flux is integration E bar dot ds bar through some surface S. तो हमने इसको डिराइव करने के लिए एक आर्बिट्री शेप मतलब किसी भी शेप का एक सरफेस लिया था. उसमें एक पॉजिटिव चार्ज है एट पॉइंट O. देन वी टुक सम पॉइंट P. इस P पॉइंट पे एक स्मॉल एरिया है ds. ओके, देन द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट P with respect to charge is r. Okay, or electric field is always away, hence this is the direction of इलेक्ट्रिक फील्ड E. ये डिस्टेंस था R और नॉर्मल टू द सरफेस को अब जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे इट इज समवेयर ओवर हियर. तो एंगल बिटवीन E बार एंड नॉर्मल टू द सरफेस ds बार वाज गिवन बाय थीटा, राइट. तो पहले तो ज्योमेट्री समझ लो प्रॉब्लम का कि ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसमें एक रैंडम शेप का सरफेस है जिसमें एक चार्ज है प्लस q एट O. हमें P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है. बेसिकली हमको तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, बट वी हैव अज्यूम्ड द पॉइंट P एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम पॉइंट O. इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन E बार और नॉर्मल टू द सरफेस का डायरेक्शन ds बार. यहां तक ऑलरेडी पता होना चाहिए. यू शुड ऑल्सो नो व्हाट इज टोटल फ्लक्स. मैंने बताया था ये जो ds सरफेस है इसमें से स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लक्स होगा d phi, और that was given by E bar dot ds bar and that is given by E ds cos of theta, right? Then हमने बोला था कि but we also know what is electric field. Electric field is 1 by 4 pi epsilon 0 charge by distance square. तो this is flux through small area element. टोटल फ्लक्स की बात नहीं कर रहा हूं. टोटल फ्लक्स के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे और फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले इंटीग्रेट कर लो या आखिरी में इंटीग्रेट करो. दैट इज ओके. तो यू कैन आल्सो से कि टोटल फ्लक्स पहले से ही तुम इंटीग्रेट करके चल रहे हो, ठीक है, बाद में करोगे तो भी चलता है, नो इश्यूज. बाय द वे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो यू विल गेट d phi इक्वल टू E, बट E इज 1/4 pi epsilon 0 q by r square and then you have ds cos of theta. फिर अगर आपको याद होगा तो हमने q/4 pi epsilon 0 को अलग कर लिया था, ds cos theta by r square लिखा था. एंड देन इफ यू रिमेम्बर ये जो आपके पास ds cos theta by r square आता है, दिस इज सॉलिड एंगल मेड बाय दिस एरिया एलिमेंट एट पॉइंट O. So this is solid angle made by this area element at point O, something like this. ऐसा है. So this is solid angle d omega. तो ये पता होना चाहिए that is solid angle d omega. So this is equal to q by 4 pi epsilon 0 d omega. Correct? This is flux through small area element ds. हमें क्या फाइंड करना था? हमें फाइंड करना था टोटल फ्लक्स. तो वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज टोटल फ्लक्स. तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज टोटल फ्लक्स हम फाइंड करते हैं बिकॉज हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि ऐसे ही बहुत सारे स्मॉल एलिमेंट्स पूरे इस सरफेस पे है तो फ्लक्स हर एक एलिमेंट से पास हो रहा है. अगर फ्लक्स हर एक एलिमेंट से पास हो रहा है तो एज यू नो total flux will be integration over all these small fluxes. Okay, this is equal to integration of d phi
but d phi as you know is q upon 4 pi epsilon 0, q upon 4 pi epsilon 0 and d omega. q कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर, 4 pi कांस्टेंट epsilon 0 कांस्टेंट इंटीग्रेशन d omega. Okay, therefore you will have total flux phi is equal to q by 4 pi epsilon 0. मैंने आपको बताया था टोटल सॉलिड एंगल हमेशा बनता है 4 पाई, तो 4 पाई कैंसिल, देयरफॉर आपको मिल गया फ्लक्स इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन 0 बिकॉज़ Q वाज द ओनली चार्ज, so it is charge enclosed by epsilon 0. हो गया आपका गॉस लॉ प्रूव. तो हमने लास्ट सेशन में यहां तक कवर किया था. नाउ we'll start with next topic and that is electric dipole. तो हम पहले देख लेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. ओके, तो बेसिकली ऐसा है, आपके पास दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस है सेपरेटेड बाय फाइनाइट डिस्टेंस. अगर ये प्लस क्यू है तो ये माइनस क्यू है, राइट. अदर वे राउंड, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे आपको माइनस लेना पड़ेगा. सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इट इज नथिंग बट two equal and opposite charges separated by a small distance, finite distance, right? तो डिफाइन कैसे करोगे इलेक्ट्रिक डाइपोल को? two equal and opposite charges separated by a small distance, small को फाइनाइट भी बोल सकते हो, काउंटेबल स्मॉल डिस्टेंस, फॉर्म अ डाइपोल. तो डाइपोल का मतलब होता है दो पोल्स. दो पोल्स मतलब एक नेगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज. तो दिस इज हाउ इट इज. तो बाय द वे ये सेंटर ऑफ द डाइपोल है, यहां से ये डिस्टेंस L लेते हैं और टुवर्ड्स पॉजिटिव लेते हैं L. तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस इज 2L, राइट. हम इंटेंशनली ऐसा करते हैं. L is a distance from center to the negative charge and L is a distance from the center to the positive charge. So total distance is 2L, right. So how do you define electric dipole? Two equal and opposite charges separated by a small distance form. By the way, थोड़ा सा स्पेसिफिक रहना पड़ेगा. फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. क्यों इलेक्ट्रिक डाइपोल? क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल भी होता है. तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जेस की बात हो रही है. दैट इज व्हाई इट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल, करेक्ट. देन देखो, इवन दो व्हाट डू यू सी हियर, यू सी कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट. तो बेसिकली टोटल चार्जेस 0 है ना, माइनस क्यू और प्लस क्यू, टोटल चार्जेस 0. बट इवन इन दैट केस इसके बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है. दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस. इवन दो टोटल चार्ज इज 0. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग. क्या होता है बेसिकली, so what happens is, लेट अस से मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है. सो लेट अस अज्यूम आई हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड अ नेगेटिव चार्ज. अगर ये दोनों चार्जेस के सेंटर्स एक ही जगह पे हो गए, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ आर एट द सेम प्लेस, देन देयर इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ द चार्जेस, राइट. मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया, मतलब इसके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कुछ होंगे नहीं, राइट. तो जब इक्वल एंड अपोजिट चार्ज एक ही पॉइंट पे आ गए तो दे डोंट हैव एनी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी एंड दे आर नॉट ऑफ एनी यूज टू अस. हमारे लिए कुछ काम के नहीं है, राइट. बट इफ दे आर सेपरेटेड देन दे शो सम इंटरेस्टिंग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज. ओके, तो कैसे करना है वो, हाउ डू दे शो सम प्रॉपर्टीज, वो हम देखेंगे, प्रॉपर्टीज भी देखेंगे. एंड वेयर डू वी यूज दिस?
तो आपको पता होना चाहिए देयर आर सम मॉलिक्यूल्स लाइक H2O, लाइक HCl। H2O अगर आपको पता होगा, H2 मतलब 2 हाइड्रोजन और O मतलब एक सिंगल ऑक्सीजन। I am expecting that all of you already know कि atom in general is neutral। Atom neutral क्यों होता है? Because there are equal number of protons in nucleus and electrons which are orbiting, right? The atom is electrically neutral not because there are equal number of protons and electrons, but because the center of mass of positive charge and of negative charge is at the same point। अभी center of mass का concept पता है आपको? Have you heard of this center of mass concept? नहीं पता center of mass? ठीक है, मैं बता देता हूँ what is center of mass। देखो normally what happens is, जब आप gravity की बात करते हो, आप बोलते हो gravity, gravitational force, weight of the body। What is weight of the body? M into G, correct? अब प्रॉब्लम ये है कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, क्योंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो भी है दे आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस। न्यूटन्स लॉज ऑफ जो मोशन की बात करते हो, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। व्हाट इज सेकंड लॉ? फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? तो वो जो न्यूटन्स लॉज की बात करते हो दे आर स्ट्रिक्टली एप्लीकेबल टू पॉइंट मासेस, मतलब सारा का सारा मास एक पॉइंट में होना चाहिए, करेक्ट? बट हम क्या करते हैं, हम क्रिकेट बॉल के लिए भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, हम सॉकर बॉल के लिए भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, हम कार के लिए भी न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, कोई और बॉडी होगा मोशन में है तो उसके लिए भी हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई करते हैं, राइट? विच इज नॉट करेक्ट। क्यों करेक्ट नहीं है? क्योंकि न्यूटन्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होना चाहिए? पॉइंट मास। अब ऐसा है, अगर पॉइंट मास नहीं है, सपोज एक बॉल है, उस बॉल में मास है, तो हर एक बॉडी में एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पे इस बॉडी का पूरा मास कॉन्सेंट्रेटेड है, ऐसा आप अज्यूम कर सकते हो। सो देयर इज वन पॉइंट इनसाइड द बॉडी एट विच होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। मतलब जब ये बॉडी मूव होगा तो एक ही ऐसा पॉइंट है जो एग्जैक्टली न्यूटन्स लॉज को फॉलो करेगा, राइट? और जब आप बोलते हो वेट इज mg, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन से पॉइंट पे एक्ट हो रहा है? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे? सेंटर ऑफ मास पे। मतलब जब आप बात करते हो वेट ऑफ एनी बॉडी इंक्लूडिंग योर ओन बॉडी, gravity acts on which point? Your hand, your hair, your toe, center of mass. So center of mass is a point where whole mass of the body is supposed to be concentrated. क्यों? Because you want to make that body applicable for Newton's laws of motion। आपको उस बॉडी पे Newton's laws of motion अप्लाई करना है, ओके? और Newton's laws of motion का एक शॉर्टकमिंग ये है कि वो सिर्फ पॉइंट मासेस की ही बात करता है। तो दैट इज व्हाई यू अज्यूम, इमेजिन अ पॉइंट which will exactly follow Newton's laws of motion and that point is ऐसा क्यों है? थोड़ा सा मैं और डिटेल में जाता हूं। मान लो मैंने इस बॉल पे फोर्स लगाया, ओके? तो पहला तो क्वेश्चन ये है कि आपको पता होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जब इस पे फोर्स लगाया तो कौन से पॉइंट पे फोर्स लगाया? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कहां पे फोर्स लगाया? दूसरा, उस फोर्स की वजह से क्या प्रोड्यूस हुआ? हाँ, तो कौन से पॉइंट की एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो? देयर आर सो मेनी पॉइंट्स इन अ बॉडी, so you are talking about a point center of mass। and by the way, हमेशा सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही आएगा ऐसा नहीं होता है, तो डू नॉट मिस्टेक, डू नॉट गेट कंफ्यूज। हमेशा सेंटर ऑफ मास सेंटर पे ही आएगा ऐसा नहीं होता है। स्पीयर के केस में सेंटर, सॉलिड बॉल या फिर
हॉलो बॉल, वो रबर का बॉल देखा होगा आपने, या प्लास्टिक बॉल विच इज हॉलो, ऐसे केसेस में सेंटर ऑफ मास हैपेंस टू बी एट सेंटर। व्हाई? बिकॉज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अब मान लो मेरे पास एक ऐसा कुछ ऑब्जेक्ट है, ऐसा ऑब्जेक्ट है, उसका सेंटर कहाँ जाएगा? जहां पे ज्यादा मास होगा, तो सेंटर ऑफ मास विल बी टुवर्ड्स मोर मास। तो ये चीजें याद रखना, हम डिटेल इसका नेक्स्ट चैप्टर में सीखने ही वाले हैं, बिकॉज नेक्स्ट चैप्टर वी विल बी स्टडिंग चैप्टर नंबर 3 मोशन इन 1D। उसमें इन डिटेल हम देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग सिर्फ समझने के लिए, सेंटर ऑफ मास इज अ पॉइंट, imaginary point, where complete mass of the body is supposed to be concentrated, because you want to apply Newton's laws of motion। अब यहाँ पे ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? देखो, ऑफ कोर्स आपको पता है एक एटम में जितने भी प्रोटॉन है, अगर 5 प्रोटॉन है तो उतने ही इलेक्ट्रॉन्स भी है आउटसाइड। यू ऑलरेडी नो दिस, एंड बिकॉज ऑफ दिस आप बोलते हो एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। लेकिन दैट इज हाफ स्टोरी। कंप्लीट स्टोरी ऐसा है कि पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है, और डेफिनेटली पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर न्यूक्लियस के सेंटर पे ही आने वाला है, और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर ऑर्बिटिंग, तो इसका सेंटर भी जहां पे पॉजिटिव का सेंटर आता है उसके साथ कोइंसाइड होता है, राइट? दैट इज व्हाई यू से एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बट व्हाट इफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने क्या किया? उस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ऐसा किया कि पॉजिटिव चार्ज को थोड़ा शिफ्ट कर दिया। तो शिफ्टिंग ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ओके, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा तो नेगेटिव चार्ज भी थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा। So there is shifting of little bit shifting of positive and negative charges। अब इस केस में क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इज समवेयर एल्स और नेगेटिव चार्ज का सेंटर इज समवेयर एल्स, राइट? नाउ हियर यू कैन नॉट से दिस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों नहीं? क्योंकि सेंटर्स अलग अलग जगह पे है। अब इसका हमारे टॉपिक के साथ क्या रिलेशन है? लुक, डाइपोल मतलब क्या था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय। व्हेन यू से सेपरेटेड बाय, मतलब आप पॉजिटिव चार्ज के सेंटर और नेगेटिव चार्ज के सेंटर के डिस्टेंस की बात कर रहे हो, करेक्ट? यहां पे जितने प्रोटॉन्स थे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे, मतलब यू हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस जिसके सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। बिकॉज ये जो पॉजिटिव दिखाया है मैंने, मतलब पूरे पॉजिटिव चार्ज का सेंटर है, और यहाँ जो नेगेटिव दिखाया है वो नेगेटिव चार्ज का सेंटर है, सेंटर है नेगेटिव चार्ज का। तो डिड यू फाइंड सम सिमिलरिटी? यहाँ पे भी इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और उतना ही पॉजिटिव चार्ज, लेकिन दोनों का सेंटर अलग अलग जगह पे। तो ये भी इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, राइट? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के कुछ प्रॉपर्टीज है। तो सब्सटेंस को भी आप ऐसे एटम्स या मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हो पोलर सब्सटेंसेस। पोलर molecules are such molecules in which centers of positive and negative charge do not coincide। okay, let us look at this molecule। अब क्या होगा? ये होगा कि हाइड्रोजन का पॉजिटिव चार्ज सेंटर में, इस हाइड्रोजन का सेंटर में, इसका नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे, यहाँ पे। तो इंडिविजुअली एटम, हाइड्रोजन एटम का या फिर ऑक्सीजन एटम का, इंडिविजुअल एटम का पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज तो कोइंसाइड हो रहा है, लेकिन मॉलिक्यूल में ऐसा नहीं है। व्हेन यू टॉक अबाउट मॉलिक्यूल इन जनरल, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर दे आर सेपरेटेड, राइट? मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक डाइपोल बन सकता है, करेक्ट, राइट? तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के प्रॉपर्टीज हम सीखेंगे वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज इस पे अप्लाई होंगे, और ऐसे मॉलिक्यूल्स को आप बोलते हो पोलर मॉलिक्यूल्स। सो पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल्स इन विच centers of positive and negative charges do not coincide। okay, clear? मैं वापस रिपीट करूंगा, but you need to follow। The idea here is
अब इसका जो डिटेल पार्ट है वो 12th में है। 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यू विल लर्न अबाउट दिस इन डिटेल। पोलर सब्सटेंसेस, नॉन पोलर सब्सटेंसेस, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना तो क्या होता है, ये सब हम बाद में देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग आपको ये समझना है कि व्हाट इज द यूज। सिंपल थिंग इज equal but opposite charges separated by finite distance in dipole. This electric dipole has some properties, and those electrical properties are very important. Higher level physics में बहुत काम की चीज है हमारे लिए वो, right? Extremely important, समझेगा। मैग्नेटिज्म कहाँ से आता है वो भी समझेगा if you understand this. Now, so number one, charges should be equal but opposite. Positive and negative charge का center should not coincide. If it coincides, then charges neutralize. मतलब net charge is zero. And if positive and negative charge का center coincide, then that substance is electrically neutral and it does not have any electrical properties. यहाँ तक clear? Good. Then let us also define some more terms. As you can see, ये जो एक लाइन है, ये लाइन कहां से पास हो रही है, सेंटर ऑफ नेगेटिव एंड सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इसको बोलेंगे एक्सिस ऑफ डाइपोल। अ लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो इसको बोल देंगे एक्सिस। तो पहले डिफाइन कर लेंगे व्हाट इज एक्सिस। एक्सिस ऑफ डाइपोल तो कैसे डिफाइन करोगे, ऐसा जस्ट टोल्ड यू, कैसे डिफाइन करोगे? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, a straight line passing through the centers of both positive and negative charges is called as axis of dipole. बहुत सिंपल चीज है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नो दिस, पता होना चाहिए। आगे हम वी विल बी डिराइविंग फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स, तो तब मैं बोलूंगा एक्सिस ऑफ डाइपोल, तो पता होना चाहिए दिस लाइन। क्लियर? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर्स ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ डाइपोल। मैं और एक लाइन लेता हूं, एंड दैट लाइन, just a minute, I'll take one more line here, and this line passes through center of dipole but is perpendicular to axis of dipole. ये जो ग्रीन कलर लाइन आप देख रहे हो, ये डाइपोल के सेंटर से पास हो रहा है, लेकिन ये एक्सिस को परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं इक्वेटर ऑफ डाइपोल। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटर ऑफ डाइपोल। और ऑफ कोर्स इसको हमने बोला था एक्सिस ऑफ डाइपोल, राइट? तो इक्वेटर ऑफ डाइपोल डिफाइन कर देंगे। लेट अस डिफाइन इक्वेटर ऑफ डाइपोल। हाँ, ये जो मैंने मॉलिक्यूल्स के बारे में बताया आपको, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, वी विल नॉट नोट इट डाउन हियर, बट आई विल पुट दैट वन पैराग्राफ इन नोट्स जस्ट सो दैट यू नो दिस, क्योंकि 12th में हमको लगने वाला है। ओके, फॉर 11th इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, मॉलिक्यूल्स का बोल रहा हूं मैं, राइट? इलेक्ट्रिक डाइपोल यस इट इज इंपॉर्टेंट, बट मॉलिक्यूल्स not so important, it is just for your information, so I'll put that in notes. Then we want to define what is equator of dipole. कैसे डिफाइन करोगे इक्वेटर ऑफ डाइपोल? क्या है इक्वेटर ऑफ डाइपोल? स्ट्रेट लाइन passing through center of dipole and perpendicular to the axis of dipole. So a straight line passing through center of dipole and
perpendicular to its axis is known as equator. ये अर्थ का इक्वेटर नहीं है, ओके, इक्वेटर ऑफ डाइपोल, so do not call this as equator of earth. Okay, correct? Good. Then next important thing associated with dipole is electric dipole moment. Now as you remember, electric dipole क्या था? Two equal but opposite charges separated by a finite distance. This was negative charge, this was positive charge. फर्क नहीं पड़ता यहाँ पॉजिटिव लिखा हुआ नेगेटिव लिखा हुआ, doesn't matter. This was center, ये था L और L. Total distance था 2L. Okay, so total distance was 2L. Correct? Clear यहाँ तक? Then हम एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, एंड इट इज गिवन बाय, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय P, स्मॉल p. ओके, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय P एंड इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस. जब आप ये वर्ड यूज करते हो मैग्नीट्यूड, मतलब आपको चार्ज लेना है मॉड ऑफ, मतलब ओनली प्लस क्यू चार्ज. ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. प्रोडक्ट ऑफ वन ऑफ द चार्ज मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस बिटवीन द, इसलिए मैंने प्रोडक्ट बोला ना क्योंकि मल्टीप्लीकेशन, राइट? तो हमेशा याद रखो, समझ लो क्या है. डू यू रिमेंबर दिस? P इक्वल टू क्यू इंटू 2L, याद रहेगा? Q क्या है? दोनों में से एक चार्ज का मॉड. 2L क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. तो इसको लिखना कौन सी बड़ी बात है? तो हाउ डू यू डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट? इट इज डिफाइंड एज the product of magnitude of one of the charges and the distance between centers of the two charges, between the centers of the two charges. Mathematically, of course, denote कैसे करते हैं वो लिखना बाकी रह गया, तो लिख देते हैं. It is denoted by letter P. So it is denoted by letter P. It is denoted by P. Mathematically, P is equal to Q into 2L, right? आएगा एग्जाम में लिखते, if I ask this question, define what is electric dipole moment, will you be able to define? So repeat after me. It is defined as the product of very good. ओके, एक्सीलेंट. ये याद होना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब हम मैग्नेटोस्टैटिक्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो टू इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट करेंगे, वहां पे एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डिफाइन करना है. यहाँ पे जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वहां पे मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है. यहाँ पे एक चार्ज के सराउंडिंग में क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड. वहां पे एक करंट के सराउंडिंग में होगा मैग्नेटिक फील्ड. यहाँ पे है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, वहां पे एक वर्ड आएगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट. गुड. नाउ बाय द वे, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी. हमने वेक्टर तो दिखाया नहीं, दिखा देते हैं. दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी हुज डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज. तो ये आ गया आपका P बार.
So in vector form p bar equal to q into 12 bar. ओके, तो आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर quantity, okay, which is directed from negative to positive charge. Good. So this is how you can define. तो ये आ गया आपका definition both scalar and vector form. Then मैंने आपको बताया था कि जब भी आप एक नया फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करोगे उसी टाइम उसके डायमेंशंस एंड यूनिट्स की बात करना. तो डायमेंशंस, हाउ डू यू फाइंड आउट डायमेंशंस? डायमेंशंस ऑफ p विल बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ q इनटू डायमेंशंस ऑफ 12. लेकिन 2 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के डायमेंशंस होते नहीं है, नंबर है, नंबर के डायमेंशन होते क्या? नहीं, इसलिए मैं लिखूंगा नहीं. Okay, what are the dimensions of charge? Charge is not a fundamental quantity, it is a derived quantity. Current is a fundamental quantity. What is current? Charge per unit time. So what is charge current into time? So current मतलब ampere raised to 1, time मतलब t raised to 1 और l मतलब length raised to 1. ये आ गया dimensions of t. SI units, ऐसा यूनिट्स इजी है. कूलम मीटर, तो कूलम मीटर खत्म. चार्ज इनटू लेंथ, कूलम मीटर. क्लियर? यहां तक आर वी गुड? यस. So you have dimensions and SI units, right? अब एक कॉन्सेप्ट है, मैं सिर्फ बात उसको इंट्रोड्यूस करूंगा, लिखने का काम आज नहीं करेंगे, एंड दैट इज टॉर्क. एक्टिंग ऑन अ डाइपोल inside external electric field. तो यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक्सटर्नल है. मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है? वी डोंट केयर. इलेक्ट्रिक फील्ड है, बस है. कहां से आया? आई डोंट केयर. हमें जरूरत नहीं पता करने की, बस देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. सो देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड. और मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव. एंड यू ऑलरेडी नो व्हेन यू ड्रॉ पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, मतलब दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. 3 टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड सीखे थे आपने, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड रेडियल. तो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पता होना चाहिए. अब अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख देता हूं, so if I keep dipole in this electric field, okay, so what will happen is if I have such a situation, right, और मान लेते हैं कि ये नेगेटिव Q है और ये पॉजिटिव Q है. So what happens is, do you remember जब भी आप एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर फोर्स एक्ट होता है. इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन ऐसे ही किया था ना, a space surrounding a charge in which other charge is brought, it will experience a force, right? ऐसे बोलते हो. मैंने क्या बताया आपको? ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से है? वी डोंट केयर, बस है. तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये फोर्स एक्सर्ट करेगा. किस पे? दोनों चार्जेस पे. करेक्ट? एंड क्वाइट ऑब्वियस, नेगेटिव चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स
तो इस पे फोर्स होगा इन दिस डायरेक्शन, एंड फॉर पॉजिटिव इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक फोर्स है और यहाँ पे एक फोर्स, राइट। मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट अस टेक ऑब्जेक्ट, आई हैव वन ऑब्जेक्ट, ओके, गाड़ी, दिस इज अ व्हीकल, लेट्स अज्यूम दिस इज अ व्हीकल, और हमारी जो गाड़ी है वो बंद हो गई, ओके। मैं यहां से धक्का दे रहा हूं विथ फोर्स एफ, सामने वाला उल्टे डायरेक्शन से धक्का दे रहा है विथ फोर्स एफ, व्हाट हैपेंस? Nothing happens, no motion, because these are two equal and opposite forces acting at the same point. That is important. At the same point, where? At the center of mass. Nothing happens. Okay, good. Now what if मेरे पास एक रॉड है, let's say I have this rod, मैंने एक फोर्स यहां पे लगाया और दूसरा यहां पे लगाया, what will happen? It will rotate. Yes, it will rotate because these two forces are equal and opposite but not acting at the same point. So this will rotate. It will rotate, okay? So now you get a hint. What will happen to dipole? It will rotate, exactly, it will rotate. और थोड़ा और बेसिक्स में जाता हूं, जब भी आप लीनियर मोशन की बात करते हो, स्ट्रेट लाइन मोशन की, मुझे एक बात बताओ, इफ आई हैव अ ऑब्जेक्ट, ओके, आई हैव अ ऑब्जेक्ट विच इज एट रेस्ट, अपने आप मूव होगा क्या? तो क्या लगेगा? फोर्स। तो फोर्स इज द सोर्स ऑफ लीनियर मोशन, राइट। सिमिलरली यहां पे एक फोर्स नहीं है, यहां पे कितने फोर्स है? दो, उसको बोलते हैं कपल, राइट। सो यहां पे फोर्स की जगह पे आप बोलते हो टॉर्क इज द सोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन। वहां पे फोर्स था लीनियर मोशन का सोर्स, यहां पे कपल, टू फोर्सेस, ओके, एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन विल कॉज रोटेशन। तो हम ऐसा बोलते हैं कि दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल, राइट। और वो जो रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ कपल, या फिर टॉर्क इन शॉर्ट। तो दो नाम है, एक है मोमेंट ऑफ कपल और एक है टॉर्क, राइट। एज आई टोल्ड यू, मैं आज सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। तो क्या होगा जब इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में होगा, तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स है और पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है बट डायरेक्शन में अपोजिट है, और दो अलग अलग पॉइंट्स पे एक्ट कर रहा है, राइट। बिकॉज ऑफ दैट ये जो डाइपोल था इट विल स्टार्ट रोटेटिंग, राइट। सो मैंने अभी बताया, व्हेनेवर देयर इज रोटेशन द सोर्स ऑफ रोटेशन इज टॉर्क, जिसको बोलते हो मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल मतलब टॉर्क, मतलब इट इज द सोर्स ऑफ रोटेशनल मोशन, राइट। गुड। इसका मैथमेटिकल पार्ट हम कल देखेंगे, बट नाउ आई ऑल्सो वांट टू टेल यू वन मोर थिंग। कंपैरिजन इज इंपॉर्टेंट, करना पड़ेगा कंपेयर आपको। मान लो ये एक डोर है, मेरे घर का दरवाजा, ओके, यहाँ पे हिंजेस है, पता ना, बिजागरे हिंजेस, ओके। देन अब इसको आप जब ओपन करते हो, मतलब रोटेशन करते हो, तो दो फोर्सेस लगाते हो क्या? अब बोलते हो तू बाहर जा, बाहर से तू धक्का दे फ्रॉम द अपोजिट एंड आई विल गिव फ्रॉम हियर, ऐसे करते हैं कि हम लोग? नहीं करते। गुड। मतलब हम कितना फोर्स अप्लाई करते हैं? सिंगल। तो हम एक डायरेक्शन में एक सिंगल फोर्स अप्लाई करते हैं। सो वी अप्लाई सिंगल फोर्स एट अ पॉइंट। हम तो एक ही पॉइंट पे अप्लाई करते हैं, राइट, करेक्ट। लेकिन जो डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स होता है ना, मैंने तो सिर्फ ऐसा एक पुश कर दिया, बट पुश किया मतलब एक डायरेक्शन होगा, तो उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन, ओके। तो एनीवे, लाइन ऑफ एक्शन नहीं भी पता होगा, डजंट मैटर, यू नीड टू नो देयर इज अ फोर्स।
पर यहाँ पे सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है। हाउ मेनी फोर्सेस? 1, राइट। ये भी रोटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला, जब जब रोटेशन की बात होगी तब तब क्या होगा? टॉर्क, राइट। लेकिन पहले वो था मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ कपल। क्यों कपल? क्योंकि वहां पे कपल था ना, एफ एंड एफ, राइट। there are pair of forces. When two forces produce rotational effect, then you call it as moment of couple or torque. When a single force produces rotational effect, उसको बोलते हो moment of force, इसको आप बोलते हो moment of force, या तो इसको भी टॉर्क बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल, या इसको भी टॉर्क बोलते हैं। ये याद रखना, क्योंकि कल जो मैं डिफाइन करूंगा टॉर्क, वो कौन सा टॉर्क होगा? मोमेंट ऑफ कपल। तो डू नॉट कंफ्यूज इट विद मोमेंट ऑफ फोर्स। गुड, सो दैट्स इट फॉर टुडे।